जी हाँ दोस्तों, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नायडू, नीतीश, चिराग, जयंत का मोदी सरकार को अल्टीमेटम। हड़बड़ाए मोदी शाह वापस ले रही वक्फ बिल पर अपने बदलाव। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का देश भर से इकट्ठा होना और विपक्षी पार्टियों का समर्थन उनको मिलना, क्या मोदी शाह के लिए इतना भारी पड़ गया कि अब मोदी शाह अपने फैसले पर 50-50 हो रहे हैं? क्या महज 18 घंटों के बीच में नीतीश, नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने वाकई मोदी सरकार को कोई अल्टीमेटम दे दिया है? आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के मोदी सरकार के जरिए उठाए गए कदमों पर उन्हीं के सहयोगी नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत इस तरीके से मोदी सरकार के सामने बाधा बनकर क्यों खड़े हो रहे हैं? और क्या जयंत, नीतीश, नायडू, चिराग पासवान ने जो बातें, जो मैसेज केंद्र की मोदी सरकार को भेजा है, वो मोदी सरकार के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को अपने वक्फ के उस फैसले पर, उस अमेंडमेंट को रोकना पड़ रहा है या फिर लंबे समय तक टालना पड़ रहा है, जिसमें बिहार का चुनाव निकल जाए और उसके बाद में आने वाले वक्त में कुछ और बड़ी घटनाएं निकल जाएं। आखिर माजरा क्या है दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल मोदी सरकार का एक हसीन सपना, जिससे भारतीय राजनीति में बहुसंख्यकों को अपनी तरफ खींचे रहने के लिए जो अफीम चटाई जाती है, वो अफीम धर्म और जाति के नाम पर उसका असर और प्रभाव बना रहे। ठीक वैसे ही जैसे सीए और एनआरसी का जिक्र करके अमित शाह ने उस कानून को लाने की बात करके और एनआरसी का जिक्र छेड़ करके अमित शाह ने बहुसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की थी, बहुसंख्यकों में से 40% लोगों को, ताकि लगे कि मुसलमानों को अब थोड़ा सा डंडा करने का मौका फिर से मोदी शाह ने ले लिया। बहुसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की के साथ देश के पड़ोसी राज्य में जो गैर मुस्लिम देश है, वहां के अल्पसंख्यक जैसे ही भारत में आएंगे, हम उनको फौरन नागरिकता दे देंगे। इन सब चीजों से हट करके के साथ देश में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, देश की आबादी बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है, लेकिन बावजूद इसके दूसरे देशों को, लोगों को हम बाहें फैला करके उनको नागरिकता दे देंगे, क्योंकि हमारे वो वोटर जो बनेंगे। और इसी बीच में वक्फ का कानून, इसी बीच में यूसीसी का कानून, वक्फ के कानून पर दोस्तों क्या हुआ और कैसे नीतीश, चिराग, नायडू और जयंत ने क्या अल्टीमेटम दिया, आपको बताऊं, मगर आप जल्दी से समझ लीजिए। यूसीसी का कानून, समान नागरिक संहिता, यानी कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, कानून सभी के लिए एक सा हो, बराबर हो। अच्छी बात है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता, मगर यह हथकंडा कैसे मोदी शाह ने बहुसंख्यकों को उस अफीम को चटाने जैसा था कि देखो मुसलमानों को अब तो हम यहां भी उनके गले में फंदा डाल करके घसीट कर ला रहे हैं, ठीक ट्रिपल तलाक की तरह। उसे ट्रिपल तलाक को बताऊं दोस्तों कि मैं मुसलमान हूं, हम जिस सेक्शन से, हमारे यहां ट्रिपल तलाक होता ही नहीं था। मुसलमानों के एक बड़े सेक्शन में ट्रिपल तलाक होता ही नहीं था। ट्रिपल तलाक गैर इस्लामिक तरीका था, जिसे रोका, हम समर्थन करते हैं। लेकिन उस ट्रिपल तलाक में मोदी और शाह ने जिस चालाकी के साथ मुस्लिम विरोध में उसमें क्रिमिनल ऑफेंस जोड़ दिया। हिंदू के इस सिविल मैरिज, हिंदुओं के इस तलाक के बीच में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मुसलमानों के उस ट्रिपल तलाक में क्रिमिनल ऑफेंस जोड़ दिया। कई सारे पेच आप समझ रहे होंगे कि साहब, जब वो तलाक पड़े ही नहीं, एक बार में 3 बार नहीं 300 बार तलाक दे दे, तलाक पड़े ही नहीं, तो जो क्राइम हुआ ही नहीं, उस क्राइम के लिए उसे जेल क्यों डाला जाए भाई? मोदी और शाह का शातिर दिमाग यहां देखिए, एंटी मुस्लिम, डंके की चोट पे कह रहा, और कोई साबित कर दे, घसीट ले मुझे कोर्ट में। ट्रिपल तलाक एक अलग बहस, ताकि कोई भी लेडी केस करे, मुसलमान सच्चू तो बैठा हुआ, ट्रिपल तलाक लाओ भैया, लिखते हैं, घसीटो, डालो जेल में, क्योंकि मोदी शाह ने तो क्रिमिनल ऑफेंस जोड़ दिया है, जबकि वो ट्रिपल तलाक पड़ेगा ही नहीं। इस कानून के हिसाब से मोदी शाह ने जो कानून लिया, ट्रिपल तलाक होगा ही नहीं। तो जब ट्रिपल तलाक नहीं हुआ, जो अपराध हुआ ही नहीं है, तो फिर उस पर क्रिमिनल ऑफेंस क्यों जोड़ दिया, उस पर सजा क्यों रख दी, उस पर जेल क्यों रख दिया? हास्यास्पद है ना। आप तक नहीं आने देना चाहती हैं ये देश के अंदर जो लोग मठाधीश बैठे हैं। बहरहाल, ये जो वक्फ बिल है,
इसमें अमेंडमेंट क्या? मोदी शाह के सीने पर सांप लौट रहा था कि ये मुसलमानों की जमीन मुसलमानों के लिए कैसे रोके रह जा सकती है, उसको छीना जाए। और जैसे मुसलमानों के साथ कुछ ज्यादती होगी, बहुसंख्यक हिंदू खुश होगा, वाह मोदी जी वाह, अब डंडा हो रहा है। इतना सा बिंदु है, इसकी जड़ में जवाब। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत सख्त लफ्जों का इस्तेमाल, कुछ कड़वाहट ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं आज कड़वाहट का इस्तेमाल, क्योंकि हो यही रहा दोस्तों। मैंने एक एक शब्द न लीगली, न कानूनी तौर पर और न तथ्यात्मक तौर पर कुछ भी गलत नहीं बोला। जो बातें इस वक्त चल रही हैं अमेंडमेंट को लेकर के, कई बार बार आपको बताया गया होगा, आपको दिखाया गया होगा कि साहब क्या चाहते हैं मोदी और शाह, और उनकी तरफ से जो हसीन सपने खूबसूरत चांदी के वर्क में लपेट करके जो हमारा मीडिया है, एकदम निष्पक्ष मीडिया, जो आपको दिखाता है कि साहब ये कानून तो मोदी शाह की वाहवाही वाला है, लेकिन उसकी जड़ में जब आप जाएंगे तो पाएंगे ये कानून तो मोदी शाह के चेहरे पर बदनुमा दाग लगाने वाला है। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि इस पर विपक्षी पार्टियों ने क्या कुछ समर्थन दिया, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों ने कैसे इसका सहयोग किया और कैसे इसको अच्छा बताया, क्योंकि बार बार उसे आपने सुना और देखा। कल क्या हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर पर कौन कौन से मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे देश से इकट्ठा हुए और सारी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जाकर के वहां पर सपोर्ट में क्या कुछ बोला, सब ने बोला जाकर के, वो सब आपने सुना। उससे इतर यह कि क्या मोदी सरकार के लिए कोई मुश्किल उत्पन्न होगी, क्या मोदी सरकार इस बिल को इस संसद के भीतर पास करा पाएगा, क्योंकि अभी तो संशोधन, और दोस्तों संशोधन के बारे में एक जिक्र मैं आपको कर दूं, जगदंबिका पाल सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, जो जेपीसी कमेटी बनाई गई थी वक्त बिल अमेंडमेंट को लेकर के, उसके वो चेयरमैन थे। लेकिन बीजेपी की मोदी सरकार की जो मंशा थी इस बिल को लेकर के, हो बहू उस जेपीसी की बैठक में वही चीजें रखी गई। विपक्ष ने जो आपत्तियां दर्ज कराई उनको खारिज कर दिया गया, सीधे कट। तो फिर फायदा क्या था उस जेपीसी की बैठक का? सिर्फ एक एक्सरसाइज, ताकि लगना चाहिए ऐसा कि हम सब कुछ कानूनी हिसाब से, हम सब कुछ तरीके से कर रहे हैं जो तरीका देश का है, ये मैसेज जाना चाहिए बस। और ये बातें ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग नहीं समझते हैं, ये बातें ऐसा नहीं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां नहीं समझती हैं, और ये बातें तो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां तो और बेहतर समझती हैं, जिनका वोट बैंक मुसलमान है। नीतीश कुमार, आपको लगता होगा कि इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन को लेकर आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस को लेकर के ज्यादा मुसलमानों का रुख रहता है, लेकिन नीतीश का भी एक वोट बैंक मुस्लिम समाज है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय। चंद्रबाबू नायडू, वो तो मोदी के साथ रहते हुए डंके की चोट पे कहते हैं साहब, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने 4.5% रिजर्वेशन की बात कर दी थी, मस्जिदों के लिए, मुस्लिम इदारों के लिए 10,000 रुपया महीना मेंटेनेंस के लिए रख दिया था। क्या कुछ उन्होंने नए नए फैसले लेकर मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात नहीं की? तब बीजेपी के मुंह में वहां दही जम जाती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि यही है सत्ता की मलाई चाटने की आदत, ऐसे कि कहीं हमारी बैसाखी हिल ना जाए, इसलिए जो करते हैं करने दो, जो मांगते हैं मांगने दो, उनको पूरा कर दो। बार बार बजट बढ़ाने की बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू, पैसों के लिए दिल्ली आते हैं, मोदी शाह झोली भर करके दे देते हैं, क्योंकि मोदी, देखिए, सत्ता बनाए रखने के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी नेता सब कुछ कर सकता है। डगमगाती हुई अपनी सत्ता को स्टेबल करने के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी नेता कुछ भी कर सकता है, और इसमें अगर मोदी ऐसा कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं, क्योंकि सत्ता का तरीका ही यही है। बात औरंगजेब की चल रही है, उस वक्त भी यही था। औरंगजेब, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जो कुछ था सत्ता बनाए रखने को लेकर के था। आपको यकीन, आपको पढ़ना होगा, हकीकत जानना हो, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के बारे में क्या कुछ लिखा है। गुरु गोवलकर ने जाकर के आप देख लीजिएगा, सावरकर जी ने जाकर के आप देख लीजिए, और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने। उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब यह है, सिर्फ सत्ता को बचाए रखने के लिए, जैसे आज मोदी कर रहे हैं, मुसलमानों के सपोर्ट में नायडू, नीतीश खड़े हैं अपने फैसलों से लेकर के, और मोदी झुके हुए हैं, वैसे ही औरंगजेब कर रहा था। उनके साथ, उस औरंगजेब के सामने मुसलमान आ रहा था, हिंदू आ रहा था, उसके लिए सब सेम था, उसे मारना काटना था, बराबरी से मारता काटता था। संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज ने जो कुछ किया उसमें वो कोई हिंदू राष्ट्र लागू करने, इस्लामिक राष्ट्र लागू करने की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ सत्ता था। और यही सत्ता इस वक्त मोदी शाह के सामने है बचाए रखने के लिए, इसलिए नीतीश नायडू जो कहते हैं फौरन तैयार हो जाते हैं।
नायडू ने कितना पैसा अपने राज्य के लिए पास करवाया मोदी शाह से, मोदी की सरकार से। आप जाएंगे तो रिकॉर्ड खंगालेंगे, एक एक चीजें आपको मिलेंगी। मगर इस बीच में जब नीतीश नायडू और जयंत ने भी, जयंत चौधरी, आपको ये नाम सुनकर थोड़ा लग रहा होगा कि साहब ये नाम तो बीच में नहीं था। जब जयंत के पिता और दादा, उनके इतिहास को आप देखें कि जब पश्चिमी यूपी के अंदर जाट और मुसलमानों का गठजोड़ हुआ करता था, कैसे एकशत राज इनका चलता था। 2014 से पहले जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और उसमें कैसे बीजेपी ने उस पुन पॉइंट को ढूंढा कि साहब हिंदुओं और जाटों, मुसलमानों और जाटों के बीच की इस मजबूत गठजोड़ को में दरार डालना है। और जब दरार डल जाएगी तो फिर बीजेपी की सियासी जमीन वहां पर फसल भर भर करके दाने देगी, गल्ला देना शुरू कर देगी। और हुआ भी वही। जयंत चौधरी को फिर से लगने लगा कि साहब मुस्लिम और जाट गठजोड़ जरूरी है उनकी राजनीति के लिए। ठीक है कि वो केंद्र में मंत्री उनकी पार्टी के लोग बन जाएंगे, ठीक है उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्रालय मिल जाएंगे, मगर उनकी असली राजनीति जमीन पर उनका इलाका। और जब अपना इलाका ही आदमी बचा नहीं पाएगा तो फिर दुनिया बचाने से उसे फायदा हासिल नहीं होगा। चिराग पासवान, उनके पिता भले ही राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते रहे हो, लेकिन कभी कम्युनल फोर्सेस के साथ में उस हिसाब से नहीं खड़े हुए। वो रहे बीजेपी के साथ, एनडीए में रहे, लेकिन जहां इस किस्म की बात आती थी वो एक सेकुलर छवि के साथ में खड़े हो जाते थे अपने आप को लाकर। चिराग पासवान भी उन चीजों को धीरे धीरे समझने लगे और इसीलिए कहा जा रहा दोस्तों कि नीतीश, नायडू और चिराग और जयंत एक मैसेज इन्होंने भेजवाया है। 17 तारीख के उस दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अल्पसंख्यकों के विरोध प्रदर्शन और विपक्षी पार्टियों के उसमें सहयोग देने के बाद में एक मैसेज मोदी सरकार के पास में गया। मैसेज ये कि आपके पास में 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, जो कुछ आप बदलाव और अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम एनडीए में होने के नाते इसका बचाव कर जाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये सही मायनों में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कमजोरी पैदा करने वाला है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा है जिसका मैसेज गलत जा रहा है। इसलिए या तो इसमें अमेंडमेंट किया जाए, या तो जो ये कंडीशन लगाई गई कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने की बात कहां से मोदी शाह लेकर के आए, क्यों शामिल किया जा रहा है, या तो इसको कट किया जाए। क्योंकि किसी हिंदू बोर्ड में, किसी सिख बोर्ड में, किसी क्रिश्चियन बोर्ड में, इसी देश में कहीं भी मुस्लिमों को शामिल करने के लिए कानून नहीं है। आप ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं? आप जिले के अधिकारियों को, जिला मजिस्ट्रेट को, जिला अधिकारी को इतना पावरफुल इस मामले में क्यों कर रहे हैं? और जिला अधिकारी तो सरकार के हिसाब से ही चलता है। और ये दोनों चीजें जो ऐसी हैं, जो दोनों चीजें सीधे सीधे मुसलमान अपने खिलाफ मानते हैं, तो ऐसे में मोदी शाह के सामने 2 ऑप्शन इन चारों लोगों ने रखे। या तो इस अमेंडमेंट को, बदलाव को खारिज किया जाए, 2 पॉइंट्स निकाले जाए, या फिर इसको टाला जाए। फिलहाल बिहार चुनाव तक के लिए तो इसे टाला जाए और उसके बाद में इसे सोचा जाए कि कितना अमेंडमेंट वापस लिया जा सकता है। ये शर्तें मोदी शाह के सामने इन चारों नेताओं की तरफ से रखी गई हैं। 17 और 18 तारीख के बीच में ये बदलाव, ये अपडेट इस बीच में सामने आया है। क्या मोदी और शाह इसको मानेंगे? यकीनन मानेंगे, या बीच का कोई रास्ता निकालेंगे जिससे उनकी मजबूत बैसाखियां उनके साथ में खड़ी रहें, वरना उनकी सत्ता जो डोल रही है ना, वो धराशायी हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में फिलहाल लिखें। आपकी राय महत्वपूर्ण है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।